11 जुलाई 2025 को कर्नाटका के बेलथंगड़ी में मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर भीड़ उमड़ी हुई थी। हर हाथ में ब्लैक कार्ड्स और आंखों में गुस्से के साथ उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। तभी एक काली गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसमें से निकलता है एक ऐसा शख्स जो सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढका हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह छिपा था, केवल आंखें दिख रही थीं। आंखें जो 30 साल पुरानी पीड़ा, अपराध बोध और सच्चाई का बोझ लिए हुए थीं। उसके साथ 2 वकील और कुछ पुलिसकर्मी थे और उसके हाथ में एक काला बैग था जिसमें वह लाया था सबूत। लेकिन ये सबूत कोई दस्तावेज या तस्वीरें नहीं थीं। ये इंसानी हड्डियां थीं। हड्डियां उन लोगों की जिन्हें जमीन के अंदर दफना दिया गया था। वो भी इसलिए नहीं कि वो मर गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें मरवा दिया गया था और कोई जान न पाए, इसीलिए उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया गया। उस आदमी जिसे आज लोग मिस्टर वी के नाम से जानते हैं, मिस्टर वी ने वहां खड़े होकर कहा, मैं आपको उन जगहों पर ले जा सकता हूं जहां मैंने 100 से ज्यादा लोगों को दफनाया है, लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। और यहीं से खुलता है भारत के इतिहास का एक सबसे डार्क, डिस्टर्बिंग और शॉकिंग चैप्टर, धर्मस्थला मास बुरियल केस। कहानी शुरू होती है 1995, जब सिर्फ 18 साल के मिस्टर वी को कर्नाटका के धर्मस्थला स्थित मंजूनाथ मंदिर में एक सफाई कर्मी की नौकरी मिली थी। महीने की तनख्वाह सिर्फ 25 रुपये थी, लेकिन वह खुश था। उसका काम था मंदिर के पास बहने वाली नेत्रवती नदी के किनारे की सफाई करना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे वहां पर कुछ ऐसा दिखा जिसके लिए एक 18 साल का बच्चा कभी भी तैयार नहीं हो सकता था। वहां उसे एक डेड बॉडी दिखी, और क्योंकि नदी इतनी ज्यादा बड़ी और गहरी है और कि कभी कभार डूबने से मौतें होती रहती थीं, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर बॉडीज मिलने का यह सिलसिला चलता गया, कभी नदी में, कभी उसके किनारे, और 1995 से 1998 के बीच मिस्टर वी ने कई लाशें देखी। लेकिन धीरे धीरे लाशों की हालत देखकर शक गहराने लगा। कई बॉडीज पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे या गायब थे, और कई बार अंडरवियर तक नहीं होते थे। मिस्टर वी का शक यकीन में तब बदल गया था जब उसके सुपरवाइजर ने उसे एक दिन कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने उसे कुछ ऐसा काम कहा था जिससे मिस्टर वी की जिंदगी बदलने वाली थी। पर्स। उसके सुपरवाइजर के पास जब वह गया तो उसे लगा कि कुछ यहां पर सफाई का काम होगा। काम तो सफाई का ही था, लेकिन मिस्टर वी को इस बार एक लाश के बां होने का सबूत साफ करना था। जब उसने मना किया और पुलिस को बताने की बात की तो उसे मारा गया, धमकाया गया कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका और उसके परिवार का भी यही हाल होगा। डर और मजबूरी में उसने वह लाश दफना दी, सोचकर कि शायद ये बस एक बार की बात होगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हर हफ्ते, हर महीने, हर साल उसे कभी किसी लाश को जलाना तो कभी किसी को दफनाना पड़ा। और ये लाशें सिर्फ आम इंसान नहीं थे, इनमें औरतें थीं, बच्चियां थीं, स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी लड़कियां थीं जिनके शरीर पर ऐसे निशान होते थे जो चीख चीख कर कहते थे कि उनके साथ बलात्कार हुआ, फिर उनकी हत्या कर दी गई। एक बार उसे एक लड़की की बॉडी जलाई गई जो अखबार में लिपटी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसे डीजल देकर जलाने को कहा गया। दूसरी बार एक 12 से 13 साल की बच्ची की बॉडी पेट्रोल पंप के पास मिली थी। यूनिफॉर्म ऊपर से सही थी, लेकिन नीचे से वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी। पास में उसका स्कूल बैग पड़ा था और उसे आदेश दिया गया कि उसे बैग के साथ जंगल में दफना दिया जाए। यह सब करते हुए मिस्टर वी हर रोज मर रहा था, अंदर से टूट रहा था। लेकिन जिनके लिए वह यह काम करता था वो बहुत ताकतवर लोग थे, मंदिर के प्रशासन से जुड़े हुए, राजनीतिक रूप से संरक्षित, इतने प्रभावशाली कि कोई उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता था। मिस्टर वी चाहता था कि सब खत्म हो, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था। 2014 में जब उसकी अपनी रिश्तेदार की एक बच्ची गायब हुई और फिर वो भी उन्हीं में से निकली, वही अंजाम, तब उसकी आत्मा टूट गई और वह सब छोड़कर भाग गया, अपनी पहचान बदल ली, लेकिन पाप की आग से नहीं बच पाया। 10 साल तक रोज वो आत्माएं
उसके सपनों में आती रहीं। गिल्ट उसे खा गया और आखिरकार 2025 में उसने फैसला लिया, वापस जाने का, सच उजागर करने का और न्याय दिलाने का। उसने खुद एक दफन जगह से खुदाई की, हड्डियां और खोपड़ी निकाली, फोटो ली और अपने वकील को दी। लेकिन जान का खतरा इतना बड़ा था कि उसने कोर्ट में सबूत और एक सील्ड स्टेटमेंट फाइल की, जिसमें उसने उन सभी लोगों के नाम लिखे जो इन हत्याओं में शामिल थे, ताकि अगर उसके साथ कुछ हो भी जाए तो भी सच दबे नहीं। लेकिन पुलिस ने जब उसे एक दफन स्थल पर बुलाया, खुद नहीं आई और उसकी गुप्त स्टेटमेंट लीक होकर यूट्यूब पर पहुंच गई, पूरे 11 घंटे तक। लेकिन कोई जांच नहीं हुई। अब तक, यानी 21 जुलाई 2025 तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन उस दिन के बाद से धर्मस्थला का नाम जुड़ गया है भारत के सबसे भयावह मामलों में से एक के साथ। उस केस से अब कई पुराने गायब हुए लोगों के मामले भी जुड़ने लगे हैं, जैसे अनन्या भट्ट। अनन्या भट्ट एक यंग मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम मणिपाल जो 2003 में अपने दोस्तों के साथ धर्मास्थला घूमने आई थी, वह भी अचानक से ही गायब हो गई थी। जब उसकी मॉम सुजाता भट्ट कोलकाता से धर्माशाला आई अपनी बेटी को ढूंढने, तो कुछ लोकल्स ने उन्हें कहा कि उन्होंने अनन्या को मंदिर के कुछ कर्मचारियों के साथ जाते हुए देखा था। जब सुजाता पुलिस के पास गई तो उसे इग्नोर किया गया। जब सुजाता टेंपल अथॉरिटी से मिलने गई तो एलिजिडली उन्हें फिजिकल असॉल्ट किया गया था, जिसकी वजह से वो 3 महीने तक कोमा में चली गई थी। तब उनकी मदद किसी ने भी नहीं की। दूसरा केस जो जब हुआ था तब काफी ज्यादा लाइमलाइट में था, वो है सौजन्या का, जो 2012 में कॉलेज से घर आते वक्त गायब हो गई थी और जिसकी बॉडी अगले दिन नेत्रवती रिवर के पास में मिली थी। उसके हाथ पेड़ से बंधे हुए थे। उसी के शॉल के कपड़े से उसके शरीर से कपड़े गायब थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स सैंड डाली गई थी। संतोष राव नाम का एक आदमी इस केस में गिरफ्तार हुआ था और उसे जेल भी भेजा गया था। लेकिन 2023 में उसे जेल से छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंसेस स्ट्रांग नहीं थे। सौजन्या की फैमिली का मानना था कि उनकी बेटी के टॉर्चरर्स डेथ के पीछे संतोष का नहीं बल्कि किसी और का हाथ था। उनके हिसाब से मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग इसके पीछे थे, लेकिन पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर वी ने अपने बयान में यह सब लिखा है और सभी अपराधियों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट के वकील को सौंप दिए हैं। अगर वो मर भी जाए तो भी ये लोग बच न सकें, यही उसका मकसद है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ मिस्टर वी को ही सजा मिलेगी या फिर वो सारे ताकतवर लोग भी कानून के घेरे में आएंगे? सच ये है कि इस केस ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत सालों तक दबाई गई लेकिन अब सामने है, और अब इस देश की आत्मा पर है कि वो क्या चुनती है, इंसाफ या चुप्पी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की आखिरी आवाज बन जाती है। मैं हूं डेव और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें